अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पेपर करेंगे फेब मार्च 2023, पेपर कोड 9708, पेपर 1 वेरिएंट 2। और ये एएस लेवल का इकोनॉमिक्स का पेपर है। सही है, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 हमसे पूछता है, अ गुड इज मोस्ट सूटेबल टू बी प्रोवाइडेड बाय मार्केट इफ इट इज। ऑप्शन गिवन है, मतलब वो कौन सी गुड है या जो सूटेबल होगी, जो हम मार्केट में उसको ट्रेड कर सकते हैं या उसको हम बेच सकते हैं। ऑप्शन 1 क्या कहता है, एक्सक्लूडेबल एंड नॉन ड्राइवेबल। अब मैं कुछ टर्म्स की बात कर लेता हूँ। एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है, प्राइवेट गुड्स जो आप पैसे देके खरीद सकते हो या पैसे देके आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है, उन गुड्स को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पब्लिक गुड्स होते हैं, जैसे पार्क्स होते हैं या डिफेंस होते हैं, या मतलब जो गवर्नमेंट जो सर्विस हमें प्रोवाइड करती है, वो हम उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। यानी हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि मैंने कितना यूज किया, आपने कितना यूज किया, या उस हिसाब से हम उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। वाई राइवल रिस्क का मतलब क्या होता है, वो गुड एक बंदे ने यूज करी होती, पोजेस्ड और कंज्यूम्ड बाय अ सिंगल यूजर। मतलब वो अगर उस चीज को कंज्यूम करेगा तो दूसरा बंदा उस चीज को कंज्यूम नहीं कर पाएगा। मतलब एक की कंजम्पशन से दूसरे की कंजम्पशन इफेक्ट हो रही है। और नॉन राइवल रिस्क में क्या होता है, एक गुड को मल्टीपल यूजर कंज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक बंदे की कंजम्पशन से दूसरे बंदे की कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए उसको नॉन राइवल रिस्क कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या कहता है, एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। मतलब वो गुड तो प्राइवेट होगी लेकिन नॉन राइवलरस होगी। तो इस तरह की गुड्स जो नॉन राइवलरस होती है वो यूजुअली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या कहता है, एक्सक्लूडेबल बट एक्सक्लूडेबल एंड राइवल। मतलब उस गुड को हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और राइवलरस भी होती है, यानी वो राइवल होती है कि एक की कंजम्पशन से दूसरे की कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा। और इस तरह की जो गुड होती है वो हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जो नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरस होती हैं, वो यूजुअली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बिकॉज देयर मोटिव इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, क्योंकि उनमें प्रॉफिट होता ही नहीं है या उनको डिफ्रेंशिएट करना काफी मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, पब्लिक गुड्स होते हैं, पब्लिक गुड्स को आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ शॉर्ट रन प्लस लॉन्ग रन, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल शॉर्ट रन पीरियड्स। द टाइम पीरियड व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्पेशलाइज्ड। नहीं, लॉन्ग रन में आप इतना स्पेशलाइज नहीं होते। द टाइम पीरियड व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ये हो सकता है। द टाइम पीरियड व्हेन ऑल की इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ये भी नहीं हो सकता। द टाइम पीरियड व्हेन एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, ये शॉर्ट रन पीरियड होता है, जिसमें आप लेबर को कम ज्यादा कर सकते हो लेकिन आपकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी फिक्स होती है। लॉन्ग रन में क्या होता है, आपके लेबर भी वेरिएबल होता है और आपकी कैपिटल भी वेरिएबल होता है। तो इसीलिए ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर बी है। Question 3. The table states the consequences of two macroeconomic policies. What correctly identifies whether the statements are normative and positive? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स यूजुअली वो होती है जो ओपिनियन होती है, जो एग्जैक्टली मैटर नहीं करती। और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं वो फैक्ट होती हैं, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। हम दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और हम डिसाइड करते हैं। अ डेप्रिसिएशन ऑफ एन एक्सचेंज रेट विल कॉज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स टू इम्प्रूव, जाहिर सी बात है। और इसमें हमारा कीवर्ड क्या है, विल। अगर आप अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करोगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव करेगा। ये क्या है, फैक्ट है। तो हमारा आंसर सी या डी में से कोई होगा, ए बी में से नहीं होगा। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ राइज इन द मिनिमम वेज रेट विल कॉज अनएम्प्लॉयमेंट टू राइज। जाहिर है, आप मिनिमम वेज रेट को बढ़ा दोगे, फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल राइज, उनको अभी ज्यादा एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्ट है, आप जब वेजेस बढ़ाओगे फर्म अपनी कॉस्ट को कट डाउन करने की कोशिश करेगी। तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी। दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, फैक्चुअल हैं।
The diagram shows the production possibility curve for wheat and corn. What can be deducted from the diagram? As the price of corn falls, more of it's demanded. पीपीसी में प्राइजेस को नहीं दिखाया जाता, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया. Resources used in producing corn are more efficient than in producing wheat. यहाँ पे रिसोर्सेस को नहीं दिखाया जा रहा, हमारी कैपेसिटी को दिखाया जा रहा है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को दिखाया जा रहा है. The opportunity cost of producing corn falls when moving M to N. जब हम M to N जाते हैं तो हमारी opportunity cost of producing corn falls. फॉल तो नहीं हो रही, मतलब जब हम M से N जाएंगे, ज्यादा कॉर्न प्रोड्यूस करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, मतलब हम व्हीट को गिव अप करते जाएंगे. तो ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉर्न इज कांस्टेंट व्हेन मूविंग फ्रॉम M to N. यानी जब हम M to N आएंगे तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी. यानी इसका मतलब क्या, 1:1 का रेशियो. मतलब अगर मुझे 1 टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करना है तो 1 टन ऑफ कॉर्न को गिव अप करना पड़ेगा, या 1 टन ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस करना है तो 1 टन ऑफ व्हीट को गिव अप करना पड़ेगा. और ये जो पीपीसी है वो लीनियर पीपीसी है, और लीनियर पीपीसी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी कांस्टेंट ही होती है, इसीलिए हमारा आंसर डी है. Question 5. A supply curve is represented by the equation. Quantity supplied is this 10 plus 5p, और price जो है हमारी p है. Which price would cause the quantity supplied to double? अब हमें हर ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा. पहली प्राइस क्या है, $1. हर केस में क्या है, $1. तो अगर हम p की जगह 1 रखते हैं, अगर हम p की जगह 1 रखते हैं, 5 1 5 प्लस 10 is 15. मतलब $1 पे हमारी जो क्वांटिटी ट्रेड होगी वो कितनी होगी, 15. क्वांटिटी सप्लाइड 15 हो जाएगी. अगर हम p की जगह $2 डालें, अगर हम p की जगह $2 डालें, 10 प्लस 5 इंटू 2, ये हो जाएगी टोटल 20 क्वालिटी. अगर हम 3 डालें तो हमारी हो जाएगी 10 प्लस 15, तो ये हमारी हो जाएगी 25 टू 25. अगर हम 4 डालें तो 10 प्लस 20 हो जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी 30. अगर ये हम डालेंगे तो ये 35 हो जाएगी. और इसने कहा था कि विच प्राइस वुड कॉज द क्वांटिटी सप्लाई टू डबल. इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 15. अब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, इसमें क्वांटिटी हमारी प्राइस इंक्रीज के बाद 20 हो रही है. ऑप्शन बी में 25 हो रही है, ऑप्शन सी में 30 हो रही है, यानी 15 से 30 से डबल इंक्रीज. तो इसीलिए हमारा आंसर सी है. Question 6. Which diagrams illustrate the unitary elasticity of supply curves? सही है. तो ये वाला जो ओरिजिन से कर्व स्टार्ट होता है ना, सप्लाई कर्व, वो यूनिटरी इलास्टिक होता है. सही है. और ऑप्शन डी और ऑप्शन एस, ऑप्शन ए नहीं हो सकते. इनमें से एक परफेक्टली इलास्टिक है और एक परफेक्टली इन इलास्टिक है. और ये वाला सप्लाई कर्व हमने ज्यादा देखा नहीं, और ये यूजुअली इलास्टिक रिस्पॉन्स का ही होता है. अगर हम थोड़ी प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ जाएगा. तो ऑप्शन ए बी डी ये नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर सी है. इन विच केस इज द प्राइस सिस्टम नॉट अ पॉसिबल मेथड ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेस. प्राइस सिस्टम मतलब मार्केट बेस्ड, मतलब कौन से केस में हम मार्केट बेस्ड रिसोर्स एलोकेशन नहीं कर सकते. इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टॉक्स among the population, in the hiring of workers by employers. इसमें मार्केट सिस्टम काम कर सकता है. जितनी डिमांड होगी, जितनी सप्लाई होगी, उस हिसाब से उनको हायर किया जाएगा. इन द ओनरशिप ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर यूज, ये भी मार्केट बेस्ड हो सकता है. इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये भी हम लाइक रैशनिंग मैकेनिज्म के हिसाब से कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है. इन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय द गवर्नमेंट. पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, या प्लान्ड इकोनॉमीज प्रोवाइड करती है, या मिक्स इकोनॉमीज में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. प्राइवेट फर्म्स एंड इंडिविजुअल उसको नहीं करते, तो इसीलिए हमारा आंसर डी है. स्पोर्ट्स स्टेडियम हैज टू प्राइसेस ऑफ सीट्स. द चीपर सीट्स आर $10 and the more expensive seats are $20.
When the prices of all seeds increase by 10%, मतलब दोनों seeds की price increase हो रही है by 10%, the effects on demand are fall in 5% and fall in 20%. अब simply हम PED calculate करते हैं, PED for the cheaper ones. अब इसकी quantity fall करिए cheaper की -5% से, और जो इसकी प्राइस राइज करिए वो 10% से. अब इसका आंसर क्या आएगा? -0.5. ये चीपर सीड्स है, चीपर सीड्स. और एक्सपेंसिव सीड्स का क्या है? क्वांटिटी हमारी फॉल करिए 12% से, सही है, और हमारी जो प्राइस राइज करिए वो 10% से. तो ये हमारा हो जाएगा 1.2. अब जो चीपर सीड्स हैं उनका पीडी जो है वो लेस देन 1 है. लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? इनइलास्टिक. तो हमारा आंसर ये सी या डी में से होगा. और जो एक्सपेंसिव सीड्स हैं उनका पीडी ग्रेटर देन 1 है. ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? इलास्टिक रिस्पॉन्स. तो इसीलिए हमारा आंसर सी होगा. Which statements correctly describe the change of the demand curve for a normal good? It shows inverse relationship between income and quantity demanded. Demand curve में हम price and quantity demanded की बात करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता. It shows an inverse relationship between the price of the good and quantity demanded of the good. Normal good की price बढ़ती है तो उसकी quantity demanded कम होती है, तो ये बात सही है. ऑप्शन सी क्या कहता है? It shows a positive relationship between the price of the good and quantity demanded of the good. ये उल्टी बात कर रहे हैं. पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होता, इनवर्स रिलेशनशिप होता है. इट शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड. नहीं, डिमांड कर्व की बात हो रही है, तो हमारा आंसर बी ही है. Why does the question 10? Why does the economic problem of scarcity apply to both and the rich and the poor? The choice people make are not dependent on income inequalities. मतलब जो हम चॉइस करते हैं वो हमारी इनकम पे डिपेंड करती है. इसने बोला नॉट डिपेंडेंट, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. कंज्यूमर पे द सेम प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. नहीं, हर बंदा अपने हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए प्राइसेस पे करता है, अपनी चॉइस ऑफ गुड्स के लिए पे करता है, सेल तो नहीं करता. ऑप्शन सी, ह्यूमन वांट्स एक्सीड व्हाट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज. ये बात तो है, रिच हो या पुअर हो उसके पास यही मसला होता है कि उसके जो रिसोर्सेज होते हैं या उसकी जो वांट्स होती हैं वो एग्जैक्टली बैलेंस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. द नेचुरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द नेशन. इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी. सही है. बटर एंड बटर मिल्क आर गुड्स इन ज्वाइंट सप्लाई. Supply curves in both markets slopes downward to the right. Health concerns cause people to reduce their consumption of butter. मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या जो हेल्थ कंसर्न्स है उसके हिसाब से आपको बटर कम कंज्यूम करना चाहिए. बटर कम कंज्यूम करने से क्या होगा? बटर की सप्लाई कम हो जाएगी. सप्लाई कम इन द सेंस क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी. सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा, मतलब उसकी कंजम्पशन रिड्यूस करनी चाहिए. ये मतलब ये कंज्यूमर को इफेक्ट करना है, प्रोड्यूसर को इफेक्ट नहीं करना. तो जब कंज्यूमर सप्लाई या उसको कंजम्पशन अपनी कम करेगा तो ऑन द कर्व मूवमेंट होगी. मूव लेफ्ट अलोंग द सप्लाई कर्व, ये हो सकता है. मूव लेफ्ट अलोंग द सप्लाई कर्व. शिफ्ट कर, सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होगा. तो हमारा आंसर ए या बी में से कोई होगा. मूव लेफ्ट अलोंग द सप्लाई कर्व. मूव लेफ्ट अलोंग द सप्लाई कर्व. मूव लेफ्ट अलोंग द सप्लाई कर्व. ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड है. अलोंग द सप्लाई कर्व, सप्लाई ऑफ बटर मिल्क की तरफ नहीं. ये क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें शायद थोड़ा सा अटैच हो रहा है. शिफ्ट लेफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व मतलब इसमें पूरा सप्लाई कर्व चेंज होगा, इसमें ऑन द कर्व मूवमेंट नहीं होगी. मतलब वो ज्वाइंटली डिमांडेड या ज्वाइंटली कंज्यूम गुड्स है ना, तो शिफ्ट लेफ्ट टू दी सप्लाई कर्व.
इनमें से हमारा आंसर कौन सा होगा? बी, क्योंकि हमने एक ए और बी में सप्लाई ऑफ बटर में टिक किया था और एक बी एंड डी में किया था, तो जिसकी वजह से हमारा आंसर बी है। द डायग्राम शोज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ गुड। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, यानी हम इक्विलिब्रियम पे हैं, विच एरिया मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन what consumers are willing and able to pay and what producer receive at that point। अच्छा, ये पूछ रहा है विच एरिया मेजर द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू पे। कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू पे दिस पॉइंट पी स्टार, जो मैंने लेबल किया है कंज्यूमर की विलिंगनेस टू एबिलिटी पी स्टार पे, यानी मैक्सिमम उसकी विलिंगनेस इतनी प्राइस की है और एक्चुअल में वो पे कितना कर रहा है, जहाँ पे पी प्राइस है, हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है। सही है। तो इसमें हमारा कंज्यूमर, ये वाला जो एरिया है ना जो एक्स लिखा हुआ है, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। तो इसने हमसे यही पूछा है कि जो कंज्यूमर की जो विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे है, उसका डिफरेंस बताओ जो वो प्राइस पे कर रहा है। तो विलिंगनेस टू पे माइनस प्राइस आप करोगे तो आपके पास कंज्यूमर सरप्लस आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर ए है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन 13 पे आते हैं, व्हाई डू सम लोकल गवर्नमेंट सब्सिडाइज द प्रोविजन ऑफ बाईसाइकिल टू इनकरेज देयर यूज। कंज्यूमर आर अफ्रेड ऑफ हैविंग कार एक्सीडेंट्स, नो। कंज्यूमर आर अनेबल टू अफोर्ड बाईसाइकिल्स, नो, इसी कोई बात नहीं, बाईसाइकिल्स तो बहुत सस्ती होती है। कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ यूजिंग बाईसाइकिल। एक्सटर्नल बेनिफिट यानी सोसाइटी का फायदा, गवर्नमेंट चाहती है कि वो लोगों का सोशल वेलफेयर करे, उनको फायदा पहुंचाए, तो गवर्नमेंट बाईसाइकिल्स के यूज को सब्सिडाइज इसीलिए करेगी कि उससे सोसाइटी में नुकसान कम होंगे, पॉल्यूशन कम क्रिएट होगा, रोड पे ट्रैफिक कम होगा, इसीलिए हमारा आंसर सी है। ऑप्शन डी क्या बोला, कंज्यूमर इग्नोर्स द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ यूजिंग बाईसाइकिल्स। बाईसाइकिल्स की कोई ऐसे एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है। क्वेश्चन 14, द टेबल शोज जीनी कोएफिशिएंट फॉर बोथ इनकम एंड वेल्थ इन टू कंट्रीज। सही है। तो जीनी कोएफिशिएंट जो होता है वो आपकी इनइक्वालिटी शो कर रहा होता है। क्या शो कर रहा होता है? इनइक्वालिटी शो कर रहा होता है। मतलब इसका जो वैल्यू आता है यूजुअली 0 to 1 के बीच में होता है। आप जितना जीरो के करीब होंगे, आपकी जो इनकम या जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इक्वल होगी। जितना आप 1 के करीब होते जाओगे, आप उतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब होते जाओगे। ऑप्शन ए क्या बोलता है, जिनी कोएफिशिएंट्स आर नॉट कंपेरेबल बिटवीन इनकम एंड वेल्थ बिकॉज वन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड द अदर इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। हो सकता है ये बात। इनकम इनइक्वालिटी इज ग्रेटर इन कंट्री पी देन इन कंट्री क्यू। इनकम इनइक्वालिटी यानी इनकम इनइक्वालिटी यहाँ पे 0.6 है और यहाँ पे 0.5 है। तो जो इनकम इनइक्वालिटी है वो कंट्री पी में ज्यादा है और देन कंट्री क्यू, यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे 0.6 है। तो ये बात सही है। वेल्थ इनइक्वालिटी इज ग्रेटर इन कंट्री पी देन कंट्री क्यू, ये उल्टा है। यहाँ पे वेल्थ इनइक्वालिटी कंट्री क्यू में ज्यादा है, नॉट कंट्री पी। वेल्थ इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन इनकम इनइक्वालिटी इन बोथ कंट्रीज, ये बात ट्रू तो नहीं है। कंट्री पी में इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है और कंट्री क्यू में वेल्थ इनइक्वालिटी ज्यादा है, तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। क्वेश्चन 15, अ गवर्नमेंट इज फेस्ड विद राइजिंग इन्फ्लेशन। एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इट विशेस टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर व्हाइल अवॉइडिंग अ फॉल इन आउटपुट। ये एग्रीगेट और सप्लाई प्राइस लेवल, ये एग्रीगेट सप्लाई होता है एएस और ये एग्रीगेट डिमांड होता है। सही। तो कौन सी पॉलिसी से आपका आउटपुट भी बढ़ेगा और प्राइस लेवल भी कम होगी? इन्फ्लेशनरी प्रेशर का कम करने का मतलब क्या है कि आप प्राइजेस को कम करोगे और आउटपुट भी बढ़ाओगे। ये तब हो सकता है आप जब सप्लाई साइड पॉलिसीज लगाओ, जब आपका एग्रीगेट सप्लाई राइट शिफ्ट हो जाए AS2 से।
इसमें क्या हो रहा है, आपका आउटपुट बढ़ रहा है और प्राइसेस कम हो रही है। तो एन इंक्रीज इन द लॉस टू प्रमोट कंपटीशन, ये हो सकता है। अगर टैक्सेशन गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो टैक्स पुश इन्फ्लेशन भी हो सकती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स की राइज कर जाती है, तो इससे एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन द बजट सरप्लस। जब गवर्नमेंट का बजट सरप्लस होगा, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो जब बजट सरप्लस होगा, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं करेगी या इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए कुछ उन्होंने मेजर नहीं लिया। एंड इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट, जब आपका एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होता है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, लेकिन उससे आउटपुट नहीं बढ़ता। एंड इंक्रीज इन लॉस टू प्रमोट कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, टैक्स कंसेशंस देगी या प्रोटेक्शनिज्म करेगी, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा, आपका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी और आपका आउटपुट भी बढ़ेगा और प्राइस लेवल भी कम होगी। आई गेस ये आपको क्लियर होगा। Question 16. The table shows selected information from a country's national account. तो what is the country's net national income? NNI. इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी, जीडीपी प्लस नेट इनकम या नेट रेमिटेंसेस, नेट रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड माइनस कैपिटल कंजम्पशन, या इसको अदर वर्ड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो मतलब नेशनल डेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी जीडीपी कितनी है, 28 बिलियन, और नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड वो हमारा नेगेटिव है। 28 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। अब कैपिटल कंजम्पशन इज एन एक्सपेंस नॉट इनकम, मतलब जो हमारी ओल्ड मशीनें थी उनको रिपेयर करा गया है, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाई गई, तो इसीलिए हम उनको भी माइनस करते हैं जीडीपी से, तो जिसकी वजह से हमारा आंसर आएगा 19 बिलियन। इसीलिए हमारा आंसर ए है। नेट नेशनल इनकम का मतलब क्या है, उसमें से आप सारे एक्सपेंसेस या जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन होती है उसको सब माइनस करके फिर आप उसको आंसर करो। क्वेश्चन 17. The diagram shows the changes in the exchange rates of the pound sterling against the US dollar and the euro between 2001 and 2003. और ये जो डायग्राम 1 है ये किसकी है, पाउंड की, पाउंड की। और ये वाली जो डायग्राम है वो किसकी है, यूरो की। ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, इसमें लिखा हुआ है पाउंड पर यूरो, और इसमें क्या लिखा है, यूएस डॉलर पर यूरो। यानी जो ये डिनोमिनेटर होता है या जो पर के बाद जो लेटर होता है, तो वो डायग्राम हमेशा उसकी होती है। अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, द पाउंड एप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूएस डॉलर एंड डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूरो। अब जो डायग्राम 1 है वो किसकी, पाउंड की, यानी पाउंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 2001 में, 2003 में इंक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन टू व्हाट, यूएस डॉलर। द पाउंड एप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूएस डॉलर, तो ऑप्शन ए में है यूएस डॉलर के अगेंस्ट और ऑप्शन बी में है, ये बात तो सही है। और डायग्राम 2 में क्या है, और ये बेसिकली यूरो का डायग्राम है। अब यूरो की जो वैल्यू है ना वो इंक्रीज हो रही है ईयर 1 में, ईयर 2 में और ईयर 3 में भी। यूरो की जो एक्सचेंज रेट है वो अप्रिशिएट हो रही है इन कंपैरिजन टू पाउंड, मतलब यूरो इज अप्रिशिएटिंग इन कंपैरिजन टू पाउंड। अगर यूरो अप्रिशिएट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, पाउंड डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द पाउंड, डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूरो, तो इसीलिए हमारा आंसर ए होगा, बी सी एंड डी नहीं होगा। विच स्टेटमेंट अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज करेक्ट, exports and imports do not affect the equilibrium
लेवल ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज दे ऑलवेज कैंसल आउट ईच अदर। नहीं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आपस में कैंसिल आउट तो नहीं होती, नेट होती हैं, डिफरेंस होती हैं, ये गलत बात है। द ग्रेटर लेवल ऑफ सेविंग, द ग्रेटर लेवल ऑफ इंजेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मस्ट बी। नहीं, इसका भी कोई खास लेना देना नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, और सेविंग का तो मतलब क्या होता है, सेविंग तो उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से एक आउटफ्लो होता है, यानी विड्रॉल होता है। सेविंग इज अ विड्रॉल और इन्वेस्टमेंट इज अ इंजेक्शन, तो ये भी नहीं होगा। व्हेन द कंज्यूमर यूज पास सेविंग टू इंक्रीज देयर स्पेंडिंग, जिससे कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। देयर विल बी राइज इन नेशनल इनकम, हाँ नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। जब कंजम्पशन होगी, जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो इससे आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। When a government increases withdrawal by increasing the rate of tax rate, there must be equivalent increase in the injections to compensate. लाजमी नहीं है कि गवर्नमेंट जितना टैक्स रिसीव करे उतना ही स्पेंड करे, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। द ग्राफ shows a country's average annual inflation rate over a 5 period of period। अब ग्राफ को हम देखते हैं। ईयर 1 में इन्फ्लेशन का रेट पॉजिटिव है, ईयर 2 में भी इन्फ्लेशन का रेट पॉजिटिव है, ईयर 3 में भी इन्फ्लेशन का रेट पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है। ईयर 3 से 4 के बीच में क्या हो रहा है, रेट तो पॉजिटिव है लेकिन कम हो रहा है, और ईयर 4 से ईयर 5 में क्या हो रहा है, आपका रेट नेगेटिव हो रहा है, यानी डिफ्लेशन हो रही है। What can be concluded about the general price level during the 5 years? It fell in 1 year. It fell in only 2 years. 2 years में बढ़ी. It rose only in 2 years. ये भी नहीं है. तो it fell in only 1 year. हाँ, यानी जो 5वां साल था उसमें आपकी इन्फ्लेशन कम हुई थी, यानी डिफ्लेशन हुई थी। 2 इयर्स में प्राइस नहीं कम हुई, एक ईयर में, तो ऑप्शन ए ज्यादा सेंस बना रहा है। इट फेल इन ओनली 2 इयर्स। 1 ईयर में राइज हो रही है, सेकेंड ईयर में राइज हो रही है, 3 ईयर में भी राइज हो रही है, मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है, प्राइसेस राइज कर रही हैं। इट वॉज कॉन्स्टेंट एंड ओनली 1 ईयर, कॉन्स्टेंट तो कहीं भी नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर ए है। इन एन इकोनॉमी वेजेस एंड प्राइसेस आर बोथ राइजिंग बट वेजेस आर राइजिंग फास्टर। आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी, प्राइस क्यों बढ़ती है, बिकॉज एक प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो प्राइसेस बढ़ती है तो इससे क्या होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहाँ हो रही है, सी और डी में हो रही है। अब इसने कहा कि प्राइसेस बढ़ रही हैं बट लेस देन वेजेस, यानी लोगों की इनकम ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू देयर एक्सपेंस। तो इसका मतलब क्या है, आपकी रियल इनकम भी बढ़ रही है, मतलब इन्फ्लेशन से ज्यादा आपकी इनकम बढ़ रही है। मतलब इन्फ्लेशन अगर 2% की हो रही है तो आपकी इनकम 5% की हो रही है, मतलब नेट में 3% आपकी रियल इनकम राइज हो रही है, तो इसीलिए हमारा आंसर डी होगा। Question 21, the diagram shows an aggregate demand and long run aggregate supply curves। पॉइंट ओरिजिनल जो हमारा है एक्स पे है। इन 1 year over 1 million फॉरेन वर्कर्स लेफ्ट द कंट्री, यानी क्या हुआ, आपकी कंट्री में फॉरेन वर्कर्स ने छोड़ दिया, यानी आपकी जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो कम हो गई, यानी आपकी जो लेबर फोर्स थी वो कम हो गई, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो गई। इसका मतलब क्या है, आपकी पोटेंशियल कम हो जाएगी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होगी, यानी LRAS 1 से आप LARS 3 पे शिफ्ट हो जाओगे। सही है। अब एट द सेम टाइम द करंट कंट्रीज करेंसी अप्रिशिएटेड अगेंस्ट द करेंसीज ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब आपका एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो गया। अप्रिशिएट हो गया इसका मतलब क्या है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगी फॉर अदर कंट्रीज, जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो जाएगा इन द सेंस कि आप गुड को एक्सपोर्ट कम करोगे और इंपोर्ट ज्यादा करोगे, क्योंकि अब आपको चीजें सस्ती पड़ रही हैं। तो जब आपका NX
यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेगेटिव हो जाएगा। जब आपका NX कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स इज द कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। एनी कंपोनेंट फॉल्स, एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। तो इसीलिए आपका एग्रीगेट डिमांड विल आल्सो फॉल। तो इसीलिए हमारा आंसर सी होगा। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ राइज इन अ कंट्रीज एक्सचेंज रेट? कंट्री का एक्सचेंज रेट कब बढ़ सकता है, किस वजह से बढ़ सकता है? सही है। फॉल इन इट्स डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे, बिजनेसेस को इंसेंटिव होगा, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें या ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो इससे एक्सचेंज रेट पे कोई डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है, आपका जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाता है, तो इससे आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर कम होने की वजह से आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी या इसका अदर इम्पैक्ट पड़ेगा। A rise in its interest rates. A rise in its interest rate. इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी, लोगों के पास इंसेंटिव होगा वो पैसे को सेव करें, एज टू अर्न ज्यादा रिटर्न, रिगार्डलेस के वो इन्वेस्टमेंट करें। तो जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट होती है ना, तो लोग प्रीफर करते हैं उसको सेव करना, उसको इंटरेस्ट पे देना। पाकिस्तान में तो ये नहीं होता, लेकिन फॉरेन कंट्री में ये होता रहता है। और ऑप्शन डी के राइज इन इट्स इम्पोर्ट्स, ये भी नहीं हो सकता। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ राइज इन कंट्रीज एक्सचेंज रेट? मतलब सी ही ऐसा ऑप्शन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आप अपनी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप पैसे सेव करेंगे, आप ओवर एक्सपेंडिंग नहीं करेंगे, इम्पोर्ट्स नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में आएगा, तो जिसकी वजह से आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो सकती है। तो आंसर सी है। क्वेश्चन 23, विच चेंज अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर US डॉलर्स would be most likely to result a shift to the demand curve, right shift to the demand curve and supply curve में movement along the curve होगी। तो मतलब ये बात क्या कहना चाह रहा है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ। यानी ये क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स है, सही है। हाँ, और ये सप्लाई ऑफ डॉलर्स, सप्लाई ऑफ डॉलर्स, और ये डिमांड ऑफ डॉलर्स है, डिमांड ऑफ डॉलर्स। अब ये हमसे क्या कह रहा है, राइट शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व यानी राइट शिफ्ट हो जाएगा D2 डॉलर्स, यानी हमारा एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो जाएगा। एंड अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, डिमांड ऑफ करेंसी बढ़ने से आपकी एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो जाती है। द US गवर्नमेंट रिड्यूसेस सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स टू यूरोपियन यूनियन। जब हम एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमारे पास एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम आएगा। जब एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम होगा तो इससे क्या होगा, हमारी करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, करेंसी डिमांड, डिमांड फॉल्स। तो हमारी डिमांड तो बढ़ रही है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। फॉरेन करेंसी स्पेक्यूलेटर्स इन स्विट्जरलैंड बिलीव दैट द US डॉलर इज अंडर वैल्यूड। मतलब स्विट्जरलैंड में स्पेक्यूलेटर्स बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि US की जो वैल्यू है करेंसी की वो अंडर वैल्यूड है। तो वो क्या करेगा, अब उसको लग रहा है अंडर वैल्यूड है, तो वो उसको परचेज करेगा ताकि उसको कोई गेन हो। तो इस केस में आपकी डिमांड बढ़ सकती है, करेंसी की US डॉलर की डिमांड बढ़ सकती है। तो ऑप्शन बी हम हो सकता है। ऑप्शन सी कहता है US गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट so as to bring about a drop in the value of the US। नहीं, हमारी वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, ड्रॉप नहीं हो रही, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। US फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सपीरियंस अ फॉल इन डिमांड्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब उनकी डिमांड कम हो जाएगी आउटपुट की, तो यानी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी,
एक्सपोर्ट्स कम होने से हमारी कंट्री की डिमांड कम हो जाएगी। मतलब ये जो दूसरे 3 पॉइंट है ना, उससे आपकी करेंसी की डिमांड कम हो रही है। ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन आंसर है जिससे आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ रही है। मतलब मुझे लग रहा है वो अंडर वैल्यूड है, तो मैं उन डॉलर्स को परचेज कर लूंगा, जिसकी वजह से यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और स्विट्जरलैंड की करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी। इस वजह से मेरा राइट आंसर बी है। What can be understood from a knowledge of terms of trade? What can be understood? सही है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइजेस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइजेस ऑफ इंपोर्ट्स इनटू 100। इसका मतलब क्या है? मतलब इट्स अ रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल, हाँ, तो मतलब अगर मैं $1 से कितना अपना इंपोर्ट कर सकता हूँ, मतलब अगेंस्ट 1 to, मतलब अगर आपका रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इट बैलेंस ऑफ पेमेंट परफॉर्मेंस, नहीं ये तो शो नहीं करता। या मतलब इसमें ज्यादातर प्राइजेस या परचेजिंग पावर ऑफ एक्सपोर्ट्स, हाँ ये, कि एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में आप अपनी परचेजिंग पावर दिखा रहे हो। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें ये नहीं होता। द वैल्यू ऑफ इट्स रियल एक्सचेंज रेट, नहीं ये भी नहीं होता। तो आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन 25। अ कंपनी प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट ओनली, मतलब एक ऐसी कंपनी है जो गुड्स सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बनाती है। विच चेंज कुड अराइज इन द प्राइस ऑफ इट्स गुड व्हाइल द क्वांटिटी सोल्ड इज अनचेंज्ड। मतलब क्वांटिटी सोल्ड अनचेंज रहेगी और जो प्राइजेस है वो बढ़ जाएगी। डोमेस्टिक वर्कर्स अनचेंज्ड, वेजेस उनके अनचेंज्ड हो तो प्राइजेस तो नहीं बढ़ेगी। अगर उनकी सैलरीज फॉल हो जाए तो प्राइजेस तो नहीं बढ़ेंगी। हाँ, अगर वर्कर्स की वेजेस बढ़ जाएं जो डोमेस्टिक हैं, तो उनके गुड की प्राइसेस बढ़ सकती हैं अकॉर्डिंग टू मी। फॉरेन कंज्यूमर वेजेस, तो फॉरेन कंज्यूमर वेजेस फॉल हो जाएंगी तो मतलब फॉरेनर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। अनचेंज होगी तो ये भी नहीं होगा। अगर उन ये फॉल वाला ऑप्शन, अगर वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, वहां पे वर्कर्स की सैलरीज बढ़ जाए, जैसे यूएसए टेलीकम्युनिकेशन फर्म्स करती हैं, वहां पे उनकी सैलरी ज्यादा होती है लेकिन वो अपनी टेलीफोनिंग सर्विस क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं टू दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, या यहाँ पे उनकी कॉस्ट कम लगे। तो अगर फॉरेन कंज्यूमर्स की वेजेस बढ़ जाएंगी तो वो क्वांटिटी अनचेंज रखेंगे। तो इसीलिए हमारा आंसर डी है। विच चेंज कुड राइज इन द प्राइस ऑफ इट्स गुड व्हाइल द क्वांटिटी सोल्ड इज अनचेंज्ड। मतलब दोनों की प्राइसेस बढ़ जाएं तो इन कंपेयर, इस केस में हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे। अंडर करंट कंडीशंस विल सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर वुड बी मोस्ट लाइकली टू अचीव अ की कंट्रीज मैक्रो इकोनॉमिक एम्स। अच्छा जी, तो इसने हमसे क्या कहा कि सप्लाई साइड पॉलिसी के बारे में पूछा है। तो क्या बोल रहा है? विच कंडीशन अप्लाई सप्लाई, मतलब हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन से अचीव होंगे या कब हम लगाएंगे? जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगी तो हम यूजुअली सप्लाई साइड पॉलिसी लगाते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाए, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, ताकि हम अपने आउटपुट को एक्सपोर्ट करें। ऐसा है। और जब आपकी प्राइस लेवल ज्यादा होती है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट लो होती है, तो आपको अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं होती। वाइल प्राइस लेवल की बात करते हैं, अगर प्राइस लेवल स्टेबल होगी, आपकी इन्फ्लेशन क्रीपिंग होगी, तो आपको क्या जरूरत है कि आप सप्लाई साइड मेजर लगाओ। स्टेबल में तो आप सप्लाई साइड मेजर नहीं लगाओगे, जब आपकी प्राइस लेवल अनकंट्रोलेबल होगी तब आप सप्लाई साइड मेजर लगाओगे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बी है। सही है। तो ये हमारा जीडीपी है, जीडीपी, एंड ये हमारा प्राइस लेवल AS1 एंड दिस इज AS2, P1 एंड Y1। तो मतलब हमें प्राइजेस को कम भी करना है और अपने प्रोडक्टिव पोटेंशियल को भी बढ़ाना है।
तो हम Y2 पे आ गए और हमारी P2 पे आ गए, मतलब प्राइसेस भी कम हो गई और आउटपुट भी बढ़ गया, तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। Why might a government prefer to use floating exchange rate system? It allows government more independence in policy decision. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन वैसे होता नहीं है, कि मैं इससे हट के बात कर रहा हूँ। जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती। Why might a government prefer to use floating exchange rate system? तो गवर्नमेंट इस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को यूज क्यों करेगी? इट एलिमिनेट्स द इनस्टेबिलिटी ऑफ फ्री मार्केट्स। नहीं, इनस्टेबिलिटी तो तब भी होती है जब आपकी डिमांड बढ़ जाए, करेंसी की सप्लाई बढ़ जाए, तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो इनस्टेबल होता है। इट गिव्स फ्रीडम फॉर मोर कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसमें आप स्पेक्यूलेशन नहीं कर सकते। स्पेक्यूलेशन इन द सेंस कि आपका जो एक्सचेंज रेट होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, वो आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि कितनी प्राइस बढ़ जाए कितनी डिक्रीज हो जाए, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते इसमें। इट इनकरेजेस द गवर्नमेंट टू बिल्ड अप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट को रिजर्व्स मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं होती, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द मार्केट फोर्सेस। इट अलाउज द गवर्नमेंट मोर इंडिपेंडेंस इन पॉलिसी मेकिंग। हाँ, गवर्नमेंट फ्री हो जाती है कि उनको अपनी पॉलिसी किस तरीके से बनानी है, उनको एक्सचेंज रेट को डील नहीं करना होता ना, तो उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो उनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स मेंटेन करने में होते हैं वो नहीं करने पड़ते, वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं या कुछ और काम कर लेते हैं, क्योंकि आप जब रिजर्व में पैसा रखते हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि आपने फजूल में पैसा फंसाया हुआ है। What is least likely to rise as a result of the expansionary fiscal policy? Fiscal policy क्या होती है? टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? टैक्स को कम कर दो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दो। व्हाट इज लीस्ट लाइकली टू राइज? लीस्ट लाइकली टू राइज, इसमें क्या हो रहा है? आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रही है और टैक्स रेवेन्यू कम हो रहे हैं, यानी रेवेन्यू रेवेन्यू इज लेस एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो इस केस में क्या होगा? आपके खर्चे ज्यादा हैं आपकी इनकम से, तो इस केस में क्या होगा? आपका डेफिसिट बढ़ेगा, डेफिसिट होगा ना। तो ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज लीस्ट लाइकली टू राइज? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, तो जीडीपी बढ़ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड राइज करता है तो इन्फ्लेशन होती है, प्राइस लेवल बढ़ता है। तो लीस्ट लाइकली टू राइज विल बी बजट सरप्लस। ठीक है। क्वेश्चन 29, द जीडीपी इंडाइसेस फॉर अ कंट्री ओवर अ 3 ईयर पीरियड। ये हमारे पास 3 साल का डेटा गिवन है, रियल जीडीपी एंड मनी जीडीपी का, यानी नॉमिनल जीडीपी का। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ आर टू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज या ऑब्जेक्टिव्स। Which row gives a correct assessment of the country's achievement of these two objectives over period? सही है भाई। मनी जीडीपी में क्या मतलब है, हम इसको कंपेयर करते हैं कि जो ईयर 1 से ईयर 2 में क्या हुआ है, आपकी 7% की मनी वैल्यू राइज करी है। इसका मतलब क्या? इन्फ्लेशन हुई है। 107 से 115, ये भी इन्फ्लेशन का रेट इंक्रीज हुआ है, यानी ऊपर आपका आ जाएगा 8, 8/107 इंटू 100 करोगे आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 107, तो ये आपके पास हो जाएगी 7.4% की इन्फ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन जो है ना वो आपकी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है। इन्फ्लेशन जो है आपकी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है, डिक्लाइनिंग तो नहीं है, कैन नॉट टेल भी नहीं है। अब बात है ग्रोथ पे। रियल जीडीपी से हमारी ग्रोथ शो हो रही है। पहले हमारी ग्रोथ थी 5%, अब दूसरे 105 से ग्रोथ तो हुई है लेकिन एज कंपेयर टू, यानी 1/105 इंटू 100 करेंगे हमारे पास ग्रोथ का रेट आ जाएगा। तो ग्रोथ का रेट मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 1/1/105,
तो ग्रोथ का जो रेट है वो 0.9% है। तो मतलब जो ग्रोथ रेट है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, कैन नॉट टेल नहीं, हम बता सकते हैं रेट ऑफ ग्रोथ पॉजिटिव है और डिक्लाइनिंग है, पॉजिटिव एंड डिक्लाइनिंग है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर सी होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, और ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइनिंग है और पॉजिटिव है। तो ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन मैच हो जाए तो वो हमारा आंसर होगा। सी इज अवर राइट आंसर। A government raises interest rates to improve the current account of the balance of payment. What might reduce the effectiveness of this policy? यानी इंटरेस्ट रेट, रेजेस इंटरेस्ट रेट, ये कौन सी पॉलिसी होती है? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी कौन सी पॉलिसी? कॉन्ट्रैक्शनरी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना यानी मनी सप्लाई को कम करना। मनी सप्लाई कम, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा यानी इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएंगी। Why might reduce the effectiveness of this policy? Fall in domestic growth. ज़ाहिर इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि आप एग्रीगेट डिमांड को कम करें। ज़ाहिर कंज्यूमर तो पैसे में सोंगे ना कि भाई हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी। ज़ाहिर जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा, तो आप पैसे सेव करोगे, तो ये तीनों चीजें हो जाएंगी। प्राइस इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, तो हमारा आंसर ये है। मतलब इससे क्या होगा, जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं अगर वो प्राइस इलास्टिक हैं तो उनकी बढ़, मतलब प्राइस इन इलास्टिक है, अगर हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे या अगर हम उनकी प्राइस बढ़ा देंगे तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू फिर भी राइज करेगा। इसका मतलब क्या, हमारी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, रेवेन्यू राइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से एडी विल राइज, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट ग्रेटर होंगी इम्पोर्ट से, तो एनएक्स राइज करेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन डी से हमारी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। आई होप आपको ये पेपर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।